करेंगे ईसीएस बाउंस के बारे में। ईसीएस बाउंस होने के बाद आपके ऊपर कौन से सेक्शन में आपके ऊपर केस कर सकते हैं? सेक्शन 25 में, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में एक्ट बना है और सेक्शन 25 में आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। सेक्शन 25 में, ये सेक्शन 25 क्या है? ये चेक बाउंस की तरह ही है। जैसे चेक बाउंस में आपको मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है या 2 गुना तक जुर्माना। मैं आया हुआ हूं गुजरात में, कल मैं था वडोदरा में, आज आ गया हूं मैं अहमदाबाद में। आज और कल मैं अहमदाबाद में हूं। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है तो आपके पास जो भी लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप अहमदाबाद के आसपास रहते हैं, गुजरात में कहीं भी रहते हैं, आज और कल आप मुझे अहमदाबाद में मिल सकते हैं। और परसों मैं जाऊंगा मुंबई में। अगर आप मुंबई में कहीं भी रहते हैं, लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मुंबई में मिल सकते हैं। हो सकता है ऐसे ही सेक्शन 25 में अगर आपके खिलाफ ये केस दायर कर रहे हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है या 2 गुना तक जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर आप कोर्ट की अवमानना नहीं करेंगे तो ये सारा प्रोग्राम होएगा 40-45 साल लग जाते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते, फाइनल डिसीजन आते आते। तब तक हरिद्वार जाने का टाइम ही आ जाएगा। और जितने पैसे दे रखे हैं, कौन सा 16 साल का है, अरे यूं भी तो 30-35-40 साल का होगा, ये भी बोलो राम हो जाएगा, इसका चिंता ना करो। साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी लोन लिया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपने ईसीएस मैंडेट पे साइन किए हैं या उनको अप्रूवल दी है या आजकल नेट चल गया है, वो भी ईसीएस की तरह ही है। ईसीएस का मतलब क्या है भाई? अगर सन 1985 में कोई आदमी लोन लेता था, 25 महीने के लिए लेता था, 12 महीने के लिए लेता था, तो उसको 12 चेक देने पड़ते थे उस बैंक को। वो बैंक हर महीने एक चेक लगा के उसके बैंक में और अपना पैसा ले लेता था। ईएमआई आजकल इसको बोलने लग गए हैं, पहले इसको किस्त बोलते थे। भाई वो अपनी किस्त निकाल लेता था। अभी क्या है, अभी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपके पैसे निकलने लग गए हैं। अब ये जो ईसीएस है ये एक किस्म का चेक ही है। भाई जितने की आपने इनको परमिशन दी, जितनी आपकी ईएमआई बनी, उतना पैसा ये हर महीने ऑनलाइन आपके बैंक से लेके अपने अकाउंट में डाल लेते हैं। अगर भगवान ना करे किसी कारण से आपका ईसीएस बाउंस हो रहा है, आप उसको कभी भी स्टॉप ना करवाएं, क्योंकि बहुत से चवन्नी छाप लोगों के पास फेक नोटिस भेज रहे हैं, भाई ईसीएस बाउंस हो गया, 406 लगेगी, 420 लगेगी। और भाई 420 जो धारा है वो आम आदमी को पता है यार, फोर्जरी की है, ठगी की है। 406 धारा का आम आदमी को नहीं पता। 406 का मतलब है अमानत में खयानत करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो आपके पास किसी ने कोई अपना कीमती सामान रखा, आपने उसको बेच दिया, खुर्द बुर्द कर दिया, उसको छिपा दिया, वापिस नहीं दे रहे, तो अमानत में खयानत होती है। लेकिन लोन ना देने पे अमानत में खयानत कैसे होगी भाई? लोन कोई छुपा थोड़ी दिया, उसको कोई बेच थोड़ी दिया लोन लेके। तो इस सिनेरियो में कभी भी 406 420 नहीं लगती। हाँ, अगर आप ईसीएस को स्टॉप करवाते हैं फिर जरूर ये धारा आपके ऊपर कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लगा सकता है। आप ये ना सोचें कि इनको आपकी डिस्ट्रिक्ट में आके लगानी पड़ेगी, ऑनलाइन ही एफआईआर आपकी दर्ज करवा देंगे। क्योंकि एक बात समझे, जब आपने ईसीएस लगाने की इनको पावर दी है या नेच लगाने की, तो आपने एक इनको अथोराइज किया, इनको एक वचन दिया, एक प्रॉमिस दिया है कि भाई मैं इस तारीख को पैसे दूंगा। अगर पैसा नहीं दिया जा रहा, डज नॉट मैटर, चाहे 25 ईएमआई नहीं दी जा रही, वो कोई मतलब नहीं रखता, उसमें 420 नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप प्रोमिस करके इनके हो पहले ईसीएस इनके साथ अलाउड कर रहे हैं अपने बैंक से और फिर उसको स्टॉप करवा रहे हैं, तो ये क्राइम की श्रेणी में है। 42406 आपके ऊपर लग सकती है, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लगा सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपने प्रोमिस किया उसको तोड़ दिया। अगर आपकी 25 ईएमआई भी डिफॉल्ट हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ईसीएस को स्टॉप ना करवाएं। बहुत से आदमी ईसीएस को स्टॉप क्यों करवा रहे हैं, किस कारण से? वो कह रहे हैं सर ईसीएस लग लग के मेरा जो लोन, मेरा जो अकाउंट है वो माइनस में जाता जा रहा है। अरे जान दे माइनस में यार, 500 करोड़ रुपए माइनस में जान दे।
माइनस में अकाउंट जाना क्राइम की श्रेणी में नहीं है, ईसीएस को स्टॉप कराना क्राइम की श्रेणी में है। अब बैंक या एनबीएफसी कंपनी की मर्जी है कि वो आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाएगा कि नहीं। अदरवाइज कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ईएमआई डिफॉल्ट होने में आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं करवा सकते। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तो भी ये क्राइम में कंसीडर नहीं होता। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ईएमआई डिफॉल्ट होने पे आपका पर्चा दर्ज नहीं करवा सकती। कोई पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो समझ लो चवन्नी छाप है, जो अमरदीप कादियान ने बताया था। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जाने। सिर्फ जब आपको अपने राइट्स और अधिकार पता लग जाएगा तो आपका डर खत्म हो जाएगा। लेकिन बैंक और एनबीएफसी कंपनी के भी राइट्स और अधिकार जाने। हमारा जो त्राप्त है, आपको डराना नहीं है, आपको आपके राइट्स बताना है। बैंक एनबीएफसी कंपनी के भी राइट्स बताना है, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां पे राजा की भी वही वैल्यू है और भिखारी की भी वही वैल्यू है। संविधान ने राजा को भी उतने ही राइट्स दिए हैं, भिखारी को भी उतने ही दिए हैं। भाई कोई आदमी पैडल रिक्शा चला रहा है, उसके पास भी संविधान ने उतने अधिकार दिए हैं, और जो अंबानी अडानी है, संविधान ने अधिकार उनको भी उतने ही दिया। ये नहीं है कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उनको संविधान ने बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए हैं। सामान्य नागरिक होने के नाते जो हमें संविधान ने अधिकार दिया है, क्योंकि आप एक बात समझे, भाई कोई आदमी चाहे वो भीख मांग रहा है, अगर उसका हेडक्वार्टर ठीक है, मानसिक संतुलन उसका ठीक है, उसका वोटर कार्ड बना हुआ है, तो उसकी वोट की वैल्यू उतनी है जितनी अंबानी के वोट की वैल्यू है, जितनी अडानी के वोट की वैल्यू है, उतनी उस भिखारी के वोट की वैल्यू भी उतनी ही है। क्योंकि संविधान ने उसको पूरा अधिकार दिया है, जितना हर आम आदमी को या खास आदमी को दिया है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब आपके जो राइट्स हैं, अधिकार है, उनका हनन नहीं कर सकता कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी, तो आप भी किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के जो राइट्स हैं, जो उनके अधिकार है, उनका हनन नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो ये क्राइम में कंसीडर होगा। अगर ये आपका ईसीएस बाउंस हो रहा है और ईसीएस बाउंस का केस कर भी देते हैं, तो ये सेक्शन 25 में आपका खिलाफ केस करेंगे। इसमें तुरंत प्रभाव से बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। तो आपको डरना घबराना नहीं है, सिर्फ अपने राइट्स जानने हैं और बैंक या एनबीएफसी कंपनी के भी राइट्स जाने हैं। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। अगर एक चेक बाउंस का कोई समन आपके पास किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी से आ रहा है, कोई फर्क नहीं है। अगर चेक बाउंस का समन कोर्ट से आपके पास आ रहा है, तो उसको कभी भी हल्के में ना ले, इग्नोर ना करें, नहीं तो आपको कोर्ट से भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आपको जाना पड़ेगा, 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा। फिर जिस स्टेट में इन्होंने वो चेक बाउंस किया होगा, उसी स्टेट में आपको जाना पड़ेगा, उसी स्टेट की जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर नहीं कर रहे, हल्के में नहीं ले रहे, तो उसमें तुरंत प्रभाव से बेल हो जाती है, जमानत हो जाती है। इसके अलावा दूसरा सिनेरियो क्या है, जिसको कभी भी इग्नोर ना करें, हल्के में ना ले। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, उसको कभी भी हल्के में ना ले, क्योंकि ये आपको आपकी प्रॉपर्टी से हाथ धोने पड़ जाएंगे। फिर चाहे वो मकान है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, फैक्ट्री है, कारखाना है, स्कूल है, कॉलेज है, बंगला है, कोठी है, या कोई शोरूम है, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी करके, इनके पास रहन करके, इनसे ओडी लिमिट बनवाई है, सीसी लिमिट बनवाई है, लैब करवाया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करवाया, होम लोन ले रखा है, तो अगर आप इस नोटिस को इग्नोर करेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। जब भी आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग 13(2) का या 13(4) का नोटिस आए, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें, क्योंकि इस सरफेसी एक्ट ने भी आपके राइट्स को खत्म नहीं किया है। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता होगा तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं, अगर ये कुछ भी गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की आपसे कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अमेंडमेंट हो चुका है, बदलाव हो चुका है, और वो और भी ज्यादा ग्राहक के हित में आ गया है, कस्टमर की फेवर में आ गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है। तो आपको अपने राइट्स और अधिकार पता होगा तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, या जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको आ रही है, तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है, आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 2002 के तहत नोटिस आ रहा है, सरफेसी एक्ट 2002 के तहत, या 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस अगर आपके पास आ रहा है तो आप लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।